नमस्कार। प्रस्तुत है एक नई कहानी, पिता और पुत्र के रिश्ते का मिठास। राजू, उठ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। पिताजी की आवाज़ जैसे रोज सुबह कानों में मिश्री घोल देती थी। कमरा ठंडा था। रजाई में लिपटा राजू करवट बदल रहा था, पर पापा का वो हाथ जो धीरे से उसके सिर पर फिरता, मानो कह रहा हो, उठ जा मेरे शेर। राजू तब 10वीं में पढ़ता था और पिताजी यानी हरिशंकर शर्मा एक सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। सीधी सादी जिंदगी, चाय में कम चीनी मगर बातों में भरपूर मिठास। वो दिन कुछ और ही थे, जब घर में ना ज़्यादा पैसा था ना ही ज़्यादा शौक, लेकिन रिश्तों में जो अपनापन था वो आज के समय की दौलतों से कहीं ज़्यादा अमीर था। हर सुबह पिताजी खुद उठते, चूल्हे पर पानी गर्म करते, राजू की बोतल में गर्म पानी भरते ताकि उसे सर्दियों में नहाने में तकलीफ न हो। बेटा, पढ़ ले अच्छे से, जिंदगी आसान नहीं होती, ये उनका रोज का मंत्र था। राजू को कभी ये बातें उपदेश जैसी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता मानो वो हर वक्त उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हों। राजू की माँ को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तब से पिताजी ने माँ बनकर भी राजू की परवरिश की थी। स्कूल से आकर वो खुद खाना बनाते, सब्जी धोते और राजू के होमवर्क की कॉपी देखते। कभी कभी वो अपनी डायरी में कुछ लिखते, कविताएं, अनुभव, कभी माँ को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ। राजू अक्सर पिताजी से पूछता, पापा आप हमेशा इतना शांत कैसे रहते हैं? पिताजी मुस्कुराते और कहते, बेटा जब तू हंसता है ना तो मेरी सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। एक शाम की बात है, स्कूल से लौटते हुए राजू बहुत उदास था। रिजल्ट आया था और मैथ्स में उसके बहुत कम नंबर आए थे। घर आकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पिताजी को सब समझ आ गया। उन्होंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और अंदर आ गए। क्या हुआ? शेर का मुंह क्यों लटका है? राजू की आंखें भर आई। पापा, मैथ्स में 38 नंबर आए हैं। फेल होने से बस 2 नंबर दूर था। आप तो हमेशा कहते हो कि मेहनत करो, लेकिन शायद मैं आपका भरोसा तोड़ रहा हूँ। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, फेल होना गुनाह नहीं है, कोशिश ना करना गुनाह है। तो गिरा है तो अब उठ, मैं हूं ना तेरे साथ। उस दिन पहली बार राजू को समझ आया कि पिता का प्यार अक्सर चुपचाप होता है, बिना शब्दों के, लेकिन सबसे गहरा। धीरे धीरे समय बीता। पिताजी की आदतें एक सी रहीं, वही चाय का प्याला, सुबह का अखबार और शाम को छत पर टहलना। मगर राजू में बदलाव आने लगे। उसने मेहनत शुरू कर दी। वो पिताजी की आंखों में अपने लिए जो भरोसा देखता था, उसी भरोसे को निभाना चाहता था। हरिशंकर जी ने कभी अपनी इच्छाएं राजू पर नहीं थोपी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। वो सिर्फ इतना कहते, जो बनना है मन से बनो, मगर इंसान अच्छा बनना मत भूलना। एक दिन राजू ने पापा से पूछा, पापा आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी? आपने तो सिर्फ मेरे लिए सब किया। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू ही तो मेरी जिंदगी है बेटा। तू जब हंसता है मुझे लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया खिल गई हो। राजू को लगा कि उसने किसी किताब की सबसे कीमती लाइन पढ़ ली हो। राजू अब कॉलेज में था, शहर का नामी यूनिवर्सिटी। नए दोस्त, नए माहौल और एक नई दुनिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी वही सुबह की चाय की खुशबू बसी हुई थी जो पापा हर रोज उसके लिए बनाते थे। कॉलेज का पहला साल थोड़ी चुनौतीपूर्ण था। पढ़ाई का स्तर मुश्किल था और शहर की चमक धमक ने राजू को थोड़ी देर के लिए चकाचौंध में डाल दिया, लेकिन पिताजी की दी हुई परवरिश हर बार उसे सही रास्ते की ओर खींच लाती। राजू हॉस्टल में रहता था, मगर हर रविवार पापा का फोन जरूर आता। बेटा, खाना ठीक से खा रहा है? और हाँ, वो कोट पहन लेना, मौसम ठंडा हो रहा है। राजू कभी कभी मुस्कुराकर कहता, पापा आप अब भी उतनी ही चिंता करते हो जैसे मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ। पिताजी का जवाब हमेशा एक सा होता, बेटा चाहे तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो हमेशा वो ही छोटा राजू रहेगा जो सुबह मुंह फुलाकर उठता था। कॉलेज में एक बार राजू को एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना था। वो हिंदी पे भाषण देना चाहता था, लेकिन क्लास के कुछ लड़कों ने मजाक बना दिया, अरे हिंदी में कौन बोलता है आजकल, इंग्लिश में ही बात करो, तभी कुछ इम्प्रेस करोगे। राजू का मन टूट गया। उस रात उसने पिताजी को फ़ोन किया। बातों बातों में उसने यह सब बताया। पिताजी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा जुबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, यह हमारी पहचान होती है। अगर तुझे अपनी भाषा में गर्व है तो दुनिया की सोच मत देख, तू बस बोल सच्चे दिल से अपने शब्दों में। अगले दिन राजू ने हिंदी में ही भाषण दिया। वो भाषण दिल से निकला था और सीधे सबके दिल को छू गया। अंत में उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला और तब उसने पिताजी को कॉल करके कहा, पापा आपकी भाषण ने मेरी जीत लिख दी।
पिताजी उस दिन जरा ज़्यादा चुप थे, शायद आंखों में नमी थी लेकिन आवाज़ में वही मिठास थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तेरी मेहनत थी, बस मैं तो तेरे साथ खड़ा था। कुछ महीने बाद एक और बड़ी बात हुई। पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया एक दूर दराज गांव के स्कूल में। उम्र भी हो चली थी और वहाँ की हालत भी अच्छी नहीं थी, मगर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। राजू को बाद में किसी रिश्तेदार से यह बात पता चली। गुस्से में उसने पापा को फ़ोन किया। आपने बताया क्यों नहीं? मैं कुछ कर सकता था। पापा हंसकर बोले, बेटा तू अभी अपनी उड़ान में व्यस्त है और मैं तो बस एक पुराना पतंगबाज हूँ। जब तू ऊंचाई पर पहुँचेगा तब मेरी सारी थकान उतर जाएगी। राजू को समझ नहीं आया कि कैसे कोई इंसान इतना निस्वार्थ हो सकता है। उन्हें खुद की तकलीफ कभी बड़ी ही लगती ही नहीं थी। उनका सारा संसार सिर्फ एक शब्द में बसा था, बेटा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, राजू को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले पापा के लिए एक मोबाइल खरीदा और एक गर्म कोट। घर आकर उसने वो कोट पिताजी को पहनाया। अब आप कहेंगे मत, पहन भी लिया करिए। पिताजी ने कोट को सीने से लगाते हुए कहा, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है बेटा, ये तेरा प्यार है और जो चीज़ प्यार से मिली हो वो हमेशा गर्म रखती है। उस रात राजू और पिताजी छत पर बैठे थे। चाय के 2 प्याले उनके बीच में थे। राजू ने पूछा, पापा आपने कभी कोई सपना देखा था जो अधूरा रह गया हो? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पापा बोले, हाँ, एक सपना था, लेखक बनने का, किताबें लिखने का, कविताओं में जिंदगी खोजने का। लेकिन जिम्मेदारियों ने रास्ता मोड़ दिया। राजू ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। तो अब क्यों नहीं? राजू ने कहा, अब आप लिखिए, आपकी कविताओं को लोग पढ़ेंगे, मैं छपवाऊंगा आपकी किताब। पिताजी ने पहले तो टाल दिया, मगर जब राजू ने उनकी डायरी छुपाकर एक पब्लिशर को भेज दी और कुछ महीनों बाद वो कविताओं की किताब छपकर आई, तो हरिशंकर जी की आंखें नम हो गईं। अब मेरी जिंदगी पूरी लगती है, उन्होंने धीमे से कहा। समय आगे बढ़ता गया। राजू अब एक सफल प्रोफेशनल बन चुका था। शहर में एक बड़ा फ्लैट, गाड़ी और एक नाम जिसकी लोग सराहना करते थे। पिताजी अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने वह गांव छोड़ दिया था और अब राजू के साथ ही रहते थे। घर में अब सब कुछ था, सुविधाएं, आराम और तमाम चीज़ें जिनके लिए कभी पिताजी ने त्याग किए थे। लेकिन फिर भी उस घर में पहले जैसा अपनापन कभी कभी राजू को कम महसूस होता था। शायद वजह यह थी कि अब दिन भर राजू ऑफिस में व्यस्त रहता और शाम को भी मोबाइल मीटिंग और कॉल्स में घिरा रहता। पिताजी दिन भर बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते, कुछ लिखते या कभी कभी खामोशी से खिड़की से बाहर झांकते रहते। एक दिन की बात है, सुबह का नाश्ता करते वक्त पिताजी ने कहा, राजू कल तेरे स्कूल का पुराना टीचर मिला था, पूछ रहा था कि तू अब भी कविता लिखता है या नहीं। राजू ने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा अब कहाँ टाइम मिलता है इन सब चीज़ों का, आप ही बताइए, ये नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच कुछ और सोचने की फुर्सत है क्या? पिताजी चुप हो गए। उन्होंने नाश्ते की प्लेट एक और खिसका दी और उठकर अपने कमरे में चले गए। पहली बार राजू को लगा कि उसकी बात ने कहीं चोट पहुंचाई है। रात को राजू उनके कमरे में गया तो देखा कि पिताजी एक पुरानी डायरी पढ़ रहे थे, वही जिसमें उनकी कविताएं भरी थीं। पापा नाराज़ हो क्या? राजू ने पूछा। पिताजी मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, बस आज तेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। सोच रहा था कि अगर वो होती तो शायद मैं उसके सामने ये कविताएं पढ़ता और वो सुनकर मुस्कुराती। राजू की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस धीरे से जाकर पापा के पास बैठ गया। अगले कुछ दिनों से राजू ने थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया। कभी पापा के साथ चाय पर बैठना, कभी उनके लिखी कविता सुनना और कभी पुराने एल्बम देखना। एक दिन पिताजी को बुखार आया। डॉक्टर ने बताया कि उम्र के साथ इम्यूनिटी कम हो गई है और अब ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। राजू को गहरी चिंता हुई। अब तक वो पापा को एक मजबूत दीवार की तरह देखता आया था, लेकिन अब जैसे वो दीवार थोड़ी सी दरकने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब बारिश हो रही थी, पापा खांसते खांसते उठ बैठे। राजू भागा हुआ आया, उसने पापा को दवा दी और उनके पास बैठ गया। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बात कहूँ, तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन तूने आज भी मुझे उतनी ही चिंता से देखा है जैसे एक बच्चा अपने खिलौने के टूटने पर करता है। राजू की आंखों में आंसू बहने लगे। पापा आपने मुझे अकेले पाला है, सब कुछ दिया। आज जब आप थोड़ा थक गए हो तो क्या मैं आपको सहारा नहीं दे सकता? पिताजी मुस्कुरा दिए। तेरा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है बेटा। उसी रात राजू ने एक फैसला लिया।
अब से हर रविवार वो पापा को एक कहानी सुनाएगा जो उनकी किसी कविता से जुड़ी हो। धीरे धीरे पापा की तबीयत में सुधार आने लगा, लेकिन उम्र का असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा था। कई बार चलते चलते रुक जाना, भूल जाना कि चाय में चीनी डाली या नहीं, और कभी कभी वही बात दोहराते रहना। राजू ने इन बदलावों को बहुत ही धैर्य से स्वीकार किया। अब वह समझ चुका था कि जिस तरह बचपन में पापा ने उसे चलना सिखाया था, अब वही जिम्मेदारी उसकी है। उन्हें सहारा देना, उन्हें समय देना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। एक शाम की बात है, पिताजी बालकनी में बैठे थे और आकाश में डूबते सूरज को देख रहे थे। राजू उनके पास आकर बैठ गया। पापा, आप जब लिखते थे तो किस बारे में सबसे ज़्यादा लिखते थे? पिताजी ने धीरे से कहा, तेरे बारे में। राजू चौंका। मेरे बारे में? हाँ, पिताजी बोले। तेरी पहली मुस्कान, तेरे पहले कदम, तेरी माँ के साथ तेरी हंसी, और फिर जब तू रोता था तब मेरा दिल कैसे कांपता था, सब मैंने लिखा है। क्योंकि तू ही तो मेरी सबसे खूबसूरत कविता है। राजू कुछ बोल नहीं सका, उसने बस पापा का हाथ पकड़ा और सिर उनकी गोद में रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे एक समय वो छोटा था और पापा की गोद में पूरी दुनिया को भूल जाया करता था। अब राजू की जिंदगी स्थिर थी। उसके पास सब कुछ था, नौकरी, सम्मान, घर और सबसे बढ़कर पिताजी। मगर वक्त की एक आदत है, वो किसी को भी हमेशा के लिए नहीं रखता। हरिशंकर जी की तबीयत अब अक्सर बिगड़ने लगी थी। कभी ब्लड प्रेशर, कभी थकावट, कभी अचानक चक्कर आ जाना। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, इनका ज़्यादा चलना फिरना अब ठीक नहीं है। इन्हें प्यार, सुकून और आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राजू ने ऑफिस से छुट्टी ली। उसने तय कर लिया था, अब बाकी समय सिर्फ पापा के साथ बिताना है। हर सुबह वह पापा के लिए चाय बनाता, जैसे बचपन में पापा बनाते थे। वो डायरी जो एक वक्त में पिताजी के सिरहाने रहती थी, अब राजू की टेबल पर होती। वह रोज उस डायरी से एक कविता पढ़ता और पापा को सुनाता। एक दिन राजू ने कहा, पापा, आपकी कविताओं की दूसरी किताब भी छपवा रहा हूँ। इस बार उसका नाम मैंने तय किया, माँ की गोद, पापा का कंधा। पिताजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से राजू का हाथ थामा और कहा, बेटा, तुझमें अब तेरा नहीं, तुझमें अब मुझे भी जीने को मिल रहा है। उन दिनों पिताजी बहुत शांत हो गए थे। कभी कभी घंटों खामोशी से खिड़की के बाहर देखते रहते। एक दिन राजू ने पूछा, कुछ सोच रहे हैं पापा? पापा ने कहा, हाँ, सोच रहा हूँ कि क्या मैंने तुझे वो सब दिया जो तुझे मिलना चाहिए था। कभी कुछ कम तो नहीं पड़ा? राजू की आंखें भर आई। पापा, आपने मुझे वो सब दिया जो किसी किताब में नहीं मिलता। प्यार, संस्कार और भरोसा। आपने मुझे सिखाया कि रिश्ते निभाना क्या होता है। आपने वो किया जो शायद हर पिता नहीं कर सकता। पापा मुस्कुरा दिए। तो फिर मुझे भी तुझ पर गर्व है। तू मेरा सबसे प्यारा शेर निकला। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में हल्की ठंडक घुली थी, राजू ने पिताजी को बाहर छत पर ले जाने की जिद की। व्हील चेयर में बैठाकर वह उन्हें छत पर ले गया, वहीं जहां एक जमाने में वे साथ बैठा करते थे। पिताजी ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, बहुत कुछ देखा मैंने इस जिंदगी में, लेकिन सबसे सुंदर दृश्य तेरी आंखों की चमक, जब तू मुस्कुराता है। राजू ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं आज जैसा भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ पापा। उस रात पिताजी गहरी नींद में चले गए और फिर सुबह उठे ही नहीं। घर में एक सन्नाटा फैल गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। राजू के जीवन में एक ऐसा खालीपन भर गया जिसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन था। उनका जाना सिर्फ एक पिता का जाना नहीं था, वो एक पूरी किताब के आखिरी पन्ने का बंद हो जाना था। राजू ने पिताजी की डायरी को अपने सीने से लगाया। उसमें आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, हल्के कांपते हाथों से, शायद उनकी आखिरी कविता, जो शब्दों में न कह सका वो मेरी आंखों में ढूंढ लेना। मैं हर सांझ तेरे चेहरे पर एक किरण बनकर उतरूंगा। अगर कभी अकेला महसूस हो तो याद रखना, पापा की गोद अब तेरे सीने में धड़कती है। हरिशंकर जी के जाने के बाद राजू की जिंदगी बहुत बदल गई थी। घर तो वही था, दीवारें, छत, खिड़कियां, चाय की वही केतली और खामोश दोपहरें। लेकिन अब हर चीज कुछ कहती थी। पिताजी की कुर्सी देखकर लगता जैसे अभी वो उठकर कहेंगे, चाय बनाएगा बेटा। राजू रोज उस कुर्सी के पास बैठ जाता और कुछ समय वहां ऐसे बिताता जैसे उनका साया अब भी पास बैठा हो। शुरुआती दिनों में कुछ समझ ही नहीं आता था। वो जो सुबह उठकर पापा के लिए पानी गर्म करता था, अब वही आदत उसे बेसहारा कर देती। जो रात में उनका खांसना सुनकर भागकर दवा देने जाता था, अब उसी रात की खामोशी उसे सोने नहीं देती। लेकिन फिर एक दिन उसने पापा की डायरी उठाई, वही जिसमें उनकी आखिरी कविता थी। उस दिन पहली बार उसने उस कविता को पढ़ते हुए खुद को टूटने नहीं दिया।
उस दिन उसने समझा कि जो इंसान चले जाते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमारी सांसों में बस जाते हैं, हमारे अंदर जीते हैं, रहते हैं। राजू ने एक वादा किया, पापा आपकी कविता को अब मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। आपने मुझे जिंदगी दी, अब मैं आपकी जिंदगी को शब्दों में जिंदा रखूंगा। उसने पापा की डायरी की सारी कविताएं टाइप की, संपादन किया और एक पूरी किताब तैयार की, जिसका नाम उसने रखा पिता की उंगलियां। वो उंगलियां जो जीवन भर थामती रहीं और कभी खुद को नहीं थामी गईं। किताब छपी और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हर पाठक को ऐसा लगा जैसे यह किताब किसी एक पिता की नहीं, हर उस पिता की आवाज़ है जो कभी खुलकर अपने प्यार को नहीं कह पाते। राजू अब हर साल अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर एक पिता पुत्र संवाद सभा आयोजित करता। उसमें लोग अपने पिताओं के साथ कुछ किए गए अनुभव, प्रेम और यादें साझा करते। एक बार एक लड़का सभा के अंत में राजू के पास आया और बोला, सर मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आपकी किताब पढ़कर मुझे अपने पापा के करीब होने का एहसास हुआ। मैं अब उनसे और अच्छे से बात करता हूँ। राजू ने उस लड़के को गले लगा लिया। वो समझ गया कि पापा की कविताएं अब और भी लोगों के जीवन में मिठास घोल रही हैं। वक्त बीतता गया। राजू ने शादी की और कुछ वर्षों बाद एक बेटा हुआ। उसने उसका नाम रखा हरि, पिताजी की याद में। अब हर सुबह राजू अपने बेटे को उठाता, ठीक वैसे ही जैसे कभी पापा उसे उठाया करते थे, प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए। उठ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। एक शाम राजू अपने बेटे को अपनी पुरानी डायरी पढ़ा रहा था। बेटा बोला, पापा आपके पापा कैसे थे? राजू ने छत की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, बेटा वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, चलना सिखाया, रोते हुए हंसना सिखाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार जोर से बोलने की नहीं, चुपचाप निभाने की चीज़ है। बेटा कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसकी मुस्कान बता रही थी कि शायद उस मासूम दिल ने भी रिश्ते की मिठास को महसूस कर लिया है।